You are now unmuted. गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। ओके, आवाज आ रही सब लोगों को मेरी साफ साफ क्लियरली? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है भाई, चलिए तो हाँ चलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। पहले ये बताओ, जो लास्ट क्लास 2-3 क्लासेस में हमने ब्लड रिलेशनशिप में किया है, पॉइंटिंग इंडिकेटिंग वाले और पजल बेस्ड, वो क्लियर है सब लोगों को? क्योंकि आज कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसकी वर्कशीट भी दूंगा और ये क्लास पीपीटी भी आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तक सब लोगों को क्लियर है तो एक बार मुझे बता दो। सर एक डाउट था। बोलिए। जैसे अंकल गिवन हो, किसी के अंकल, जैसे कोई पर्सन है एक्स, उसके अंकल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो उसमें हम अब पैटर्नल साइड ही जाएंगे ना? हाँ, आपको बाय डिफॉल्ट अगर किसी भी रिलेशनशिप के आगे पैटर्नल है मैटरनल नहीं लगाए ना, तो बाय डिफॉल्ट आप पैटर्नल की साइड जाओगे। ठीक है, तो उस केस में वो उसके फादर के ब्रदर हो सकते हैं, या फिर उसकी सिस्टर के हस्बैंड, उसके फादर की सिस्टर के हस्बैंड, ऐसा हो सकता है ना? नहीं, आप किसके कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हो? अंकल की बात कर रहे हो ना? हाँ, एक्स के अंकल। एक्स के अंकल का मतलब क्या हो गया? या तो फादर के ब्रदर, नहीं तो वो मदर के ब्रदर हो सकते हैं। तो पर पैटर्नल साइड जाना है ना? पैटर्नल साइड जाना है तो आपको फिर इधर ही जाना पड़ेगा, अंकल। हाँ वही, फादर मतलब सिर्फ अंकल दिया है तो सिर्फ ब्रदर ही केस होगा और कोई नहीं होगा? नहीं, और कोई केस नहीं होगा अंकल में। और मतलब फिर मतलब जो उसके फादर की जो सिस्टर होगी, मतलब उसकी आंट, उसके हस्बैंड। वो इतना ज्यादा डीप, इतना ज्यादा आपको अंकल के लिए लेके नहीं जाएगा क्वेश्चन में। पहली चीज तो कि आपकी फादर की सिस्टर के, मतलब आपके बेसिकली आपके फादर के ब्रदर इन लॉ। ठीक है। हाँ। वो इतना ज्यादा अंकल के लिए आपको लेके नहीं जाएगा। अंकल के लिए आपको सिर्फ दो तरफ लेके जाएगा, या तो मदर के भाई या फिर आपके फादर के जो है भाई। ठीक है। क्योंकि सर मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं ना, तो उसमें पॉइंटिंग वाली, तो उसमें कभी कभी इंफॉर्मेशन मतलब कम दिया हुआ है, तो मतलब नहीं और नहीं, आपको ज्यादा उतना नहीं केसेस जाना उस बनने लगते तरफ, हैं। उतना अंकल के लिए नहीं जाना कि आपके फादर के सिस्टर के हस्बैंड। ठीक है, चल और कोई दिक्कत नहीं, वही था सर, क्योंकि अगर सिर्फ फादर के ब्रदर लेके करेंगे तब तो मतलब कुछ आंसर आएगा, और एक केस वो भी हो सकता है कि उनके फादर के ब्रदर इन लॉ, तो उन दोनों से दो अलग अलग केसेस बनेंगे, तो सीएनडी भी आंसर हो सकता है। नहीं नहीं, सीएनडी नहीं। आप, मैं वही वही बोल रहा कंफ्यूजन हो हूँ, रहा था। उस तरफ उतना नहीं जाना। अगर अंकल की बात हो रही है तो सिर्फ दो केस होंगे, फादर के भाई और मदर के भाई। और अगर सिर्फ अंकल बोल रहा है तो वो फादर के भाई है। ठीक है, ओके ओके सर। ठीक है। पॉइंटिंग वाले थोड़े टफ लग रहे हैं, वो गलत हो जाते हैं। देखो सत्यार्थ, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन नो डाउट ट्रिकी होते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को हड़बड़ी में बिल्कुल मत करना, आराम से करना, सोच समझ के। ठीक है, मैं आज आपको प्रैक्टिस करने के लिए वर्कशीट दूंगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, चलो। तो जो ब्लड रिलेशनशिप का लास्ट पार्ट है कोडेड वाला, वो हम लोग देखते हैं। सर एसएससी में कोडेड वाले क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के नहीं होंगे, नहीं है मानसी, कोडेड वाले किसी भी टॉपिक के नहीं आते। ठीक है, चलिए देखो, कोडेड ब्लड रिलेशनशिप। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ा था, ठीक है, हम लोगों ने कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ा था। तो कोडेड का पहली चीज तो सिंपल सा मीनिंग इतना है सर। बोलिए सत्यार्थ। सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सर, मुझे क्लास अटेंड नहीं। अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन तब भी कर लो, एसएससी में नहीं आता कोडेड। कोडेड किसी का भी नहीं आता एसएससी में, लेकिन कर लो, मैं बोलूंगा। ठीक है, सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है, चलो। अब कोडेड ब्लड रिलेशनशिप का पहले तो सिंपल मीनिंग कोडेड का ये है कि जो मीनिंग कोडेड का डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में था, जो मीनिंग कोडेड का आपका इनइक्वालिटी में था, वही मीनिंग कोडेड का ब्लड रिलेशनशिप है। मतलब अगर मैं बोलूं ए बी का भाई है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मैं बोलूंगा ए प्लस बी।
ठीक है, ए बी के फादर है तो मैं ये नहीं बोलूंगा ए इज द फादर ऑफ बी, मैं बोलूंगा ए माइनस बी। मतलब मैं डायरेक्ट सीधे मुंह बात नहीं करूंगा, मैं डिफरेंट वे में बात करूंगा। ठीक है, अब कोडेड ब्लड रिलेशनशिप में भी दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये देखो। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि बेसिकली ये आपको डायरेक्शन दिया जाएगा, अब इस डायरेक्शन के बेसिस पे आपको एक इक्वेशन दी जाएगी और इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि इस इक्वेशन से क्या रिलेशनशिप पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा जहां पर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट्स आर एज अ सिस्टर ऑफ एच, और आपको अब इक्वेशंस में फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि जब आपको एक्सप्रेशन दिया जाता है और रिलेशन पूछा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करके रिलेशनशिप बता सकते हो। लेकिन अगर रिलेशनशिप दे दी जाए और एक्सप्रेशन में पूछा जाए तो काम होता है थोड़ा सा ट्रिकी, क्योंकि अगर आप सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने बैठोगे तो वो हो जाएगा टाइम कंज्यूमिंग। तो यहां पर कुछ अलग सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस के लिए कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो अगर आप किसी की भी रिलेशनशिप को बता रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या होना पड़ता है, उसके जेंडर को लेकर डेफिनेट होना पड़ता है, हाँ या ना। सबसे पहले आपको उसके जेंडर को लेकर डेफिनेट होना पड़ता है। दूसरी चीज, आपको जिस रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है उसके गैप के बारे में पता होना चाहिए, मतलब कि आप बोल सकते हो इसमें जनरेशन गैप, बोल सकते हो जनरेशन गैप। ठीक, सबसे पहले जेंडर को आइडेंटिफाई करेंगे, उससे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद जनरेशन गैप को देखेंगे, उससे ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपना एक एक्सप्रेशन या अपना एक ऑप्शन चूज करेंगे। जेंडर डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया होगा, बताऊंगा नहीं तब भी आ जाएगा। अब जनरेशन गैप कैसे निकालोगे वो देखो। जैसे अगर मैंने यहां पर एक एक्सप्रेशन बोला ए इज द सिस्टर ऑफ बी, अब यहां से मुझे बताओ ए और बी का जो जनरेशन है वो कहां है, मतलब इनके बीच में क्या जनरेशन है, कुछ जनरेशन गैप है या नहीं है, सेम। अब जब दो लोग सेम जनरेशन की होते हैं तो उसमें हम यूज करेंगे जीरो लेवल। क्या बोलेंगे, जीरो लेवल। क्या समझ में आया। अगर मैं बोल रहा हूं ऐसा एक्सप्रेशन या ऐसा मैं क्या बोलते हैं स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं जिसमें दो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो सेम जनरेशन में स्टैंड करता है, तो वो मैं बोलूंगा जीरो लेवल। ठीक है, जैसे कि ए इज द हस्बैंड ऑफ बी या ए इज द वाइफ ऑफ बी, उस केस में भी क्या होगा, जनरेशन गैप जीरो होगा, मतलब जीरो लेवल। लेकिन अगर मैंने बोला ए इज द फादर, ए इज द फादर ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, ए इज द फादर ऑफ बी का मतलब क्या है कि एक आपसे जो एक ये जो ए है ये बी से जनरेशन में एक लेवल ऊपर है, एक लेवल ऊपर है, तो मैं ऐसे बोलूंगा प्लस वन लेवल। क्या ये समझ में आई बात, क्या ये बात समझ में आई। ठीक है, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी, या ए इज द अंकल ऑफ बी, या ए इज द आंट ऑफ बी, उस केस में हम लोग क्या जाएंगे एक जनरेशन ऊपर। अगर मेरा एक स्टेटमेंट है ए इज द सन ऑफ बी, तो इसमें क्या होगा बेटा, सर एक जनरेशन नीचे जाएंगे ना, एक जनरेशन नीचे जाओगे तो क्या बोलोगे माइनस वन लेवल। ठीक है, वहीं पर अगर आपका स्टेटमेंट आ जाता है कि ए इज द ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, ठीक है, ऑफ बी, तो मतलब आप दो जनरेशन ऊपर हो तो वो हो जाएगा प्लस टू लेवल। ठीक है, अगर आपसे बोला जाता है कि ए इज द ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर ऑफ बी, तो वो क्या हो जाएगा माइनस टू लेवल। समझ में आ गया जनरेशन क्या। ठीक है, तो ये बात हो गई जनरेशन गैप की और जेंडर डेफिनेशन, इन दोनों का हम इस्तेमाल करके इन तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको उतारना चाहो तो उतार लो एक बार इस चीज को, ये चीज आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो इसको।
क्लियर है बेटा सब लोगों को? चलो अब बात करते हैं, पहले तो इस सिंपल क्वेश्चन की बात करेंगे। सर आपने फर्स्ट को इंडिकेटिव कर लिया है ना, क्या कह रहे हो आप, एक बार वापस से बोलो। फर्स्ट को इंडिकेटिव करके लिया है ना? हाँ, ए इज द फादर मतलब +1, ए इज द सन मतलब -1, ए इज द ग्रैंडफादर मतलब +2, ए इज द ग्रैंडसन मतलब -2। ठीक है राधिका, मैंने फर्स्ट पर्सन के संग जो रिलेशन दिया उसको कंसीडर करके किया। ठीक है, अब सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं, इस टाइप इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, $Q का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन की माँ है। P#Q का मतलब क्या है, जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन का फादर है। P@Q का मतलब क्या है, P जो है जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन का हस्बैंड है। और P% का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन का क्या है, डॉटर है। वेरी गुड, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। P@Q, इसका मतलब क्या है, P इज द husband of Q. If P is the husband of Q, it means Q will automatically become female. $M means Q is the mother. $M means Q is the mother of M. ठीक है, Q is the mother of M. Next, M#T. M#T का मतलब क्या है, M is the father of T. M is the father of T. ओके, अब यहां पर पूछा गया है indicates what relation of P with T. P का T के संग क्या रिलेशनशिप है, तो देखो P का T के संग क्या रिलेशनशिप है, P और Q का जो बेटा है उनका चाइल्ड है T, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, पैटर्नल ग्रैंडफादर। पैटर्नल ग्रैंडफादर। वेरी गुड, ठीक है। इन क्वेश्चंस में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यो इजी है ये। ओके, अब जब वहां पर ग्रैंडफादर तो है, क्लियर है, ठीक है, लेकिन फिर जब वहां पर बेटा पैटर्नल और मैटरनल वर्ड का यूज किया है तो थोड़ा और स्पेसिफाई करना पड़ेगा रिया। ठीक है, अगर वहां पर पैटर्नल मैटरनल वर्ड नहीं होता तो फिर आंसर ग्रैंडफादर हो जाता डायरेक्ट, समझ रहे हो? सर बोलिए निमेश। P is mother of Q। अच्छा नहीं हो गया, वो उससे चला गया था मैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तो इजी है, इसको अगर मैं आपको बता नहीं तो अभी आप कर रहे थे, ये सोच के ही पैटर्नल ग्रैंडफादर है पर ग्रैंडमदर लिखा था ऑप्शन में। ठीक है बेटा, ओके। अब इस तरह के क्वेश्चंस को पहले तो इसको स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है। अब देखो क्या करना है, बेसिकली हमारा यहाँ पर जो टारगेट होता है वो टारगेट ये होता है कि जो 4 एक्सप्रेशंस लिखे हैं उनको 1 बाय 1 करके एलिमिनेट करने का। ठीक है, अब जैसे यहाँ क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट्स R इज द सिस्टर ऑफ H। अब मुझे एक चीज बताओ, R इज द सिस्टर ऑफ H, यहां से जो पूछा जा रहा है, यहां से दो चीजें मालूम पड़ रही है कि R फीमेल है और R और H के बीच में जनरेशन गैप कितना बेटा, किस लेवल पे है ये दोनों, 0 लेवल पे। ठीक है, ओके। अब देखो, सबसे पहले तो एक चीज हमेशा याद रखो कि अगर एक्सप्रेशन में जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर R का जेंडर क्लियर है, तो अगर आप यहां पे देखो F#R, F#R का मतलब क्या होगा कि F इज द फादर ऑफ R, F इज द फादर ऑफ R। ठीक है, बट मुझे तो R का जेंडर चाहिए, पहली इक्वेशन से अगर जाऊंगा तो क्या मुझे R का जेंडर मिल पाएगा, अगर मैं पहली इक्वेशन से जाऊंगा तो क्या मुझे R का जेंडर मिल पाएगा, तो इसलिए जो पहला वाला एक्सप्रेशन है बेटा ये तो आपका एलिमिनेट हो जाता है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप फोर्थ वाले ऑप्शन को देखो तो इसमें भी $R का मतलब क्या है, F इज द मदर ऑफ R, ये भी आपका R का जो क्या बोलते हैं, R का जेंडर क्लियर नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 आपके क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये रहा आपका पहला एलिमिनेशन जो आपने जेंडर गैप के बेसिस, सॉरी आपने जेंडर के बेसिस पे किया है। सिर्फ क्लियर हुआ यहां तक? तो एक बार ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपने एलिमिनेट किए, दोबारा बताना। सबसे पहले रिया हमसे, सॉरी शामा भी हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि R इज द सिस्टर ऑफ H, तो यहाँ पर R का मतलब क्या है, R एक फीमेल है,
वो चीज क्लियर है। और आर एच की सिस्टर है, इसका मतलब क्या है, आर और एच के बीच में जो रिलेशनशिप स्टैंड करेगा वो सेम लेवल में स्टैंड करेगा। तो अगर आप एक्सप्रेशन नंबर ए और एक्सप्रेशन नंबर डी को अगर देखो तो आप ऑब्वियसली बात है सॉल्व करके चेक करोगे, लेकिन अगर आप सिर्फ लास्ट में जाके देखो, यहाँ पर क्या लिखा है एफ हैश आर। एफ हैश आर का मतलब क्या है कि एफ इज द फादर ऑफ आर। तो क्या इससे आर का जेंडर क्लियर हो रहा है शांभवी? नहीं। तो फिर हमें हाँ फादर है, क्लियर तो हो रहा है। आर का बोल रहा हूँ बेटा, एफ फादर है वो तो एफ मेल हो गया ना, बट आर तो चाइल्ड है ना, तो चाइल्ड मेल है या फीमेल है वो कैसे मालूम पड़ा यहाँ पे? नहीं पता नहीं चल रहा। ठीक है ना, तो लेकिन हमें तो कंफर्म चाहिए आर का जेंडर फीमेल, तो इसलिए पहला एक्सप्रेशन तो हमें आंसर दे ही नहीं पाएगा। समझ में आया? सिमिलरली ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में देखोगे एफ डॉलर आर, तो एफ डॉलर आर का मतलब क्या है, एफ इज द मदर ऑफ आर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी आर का जेंडर क्लियर नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन हर चीज के ना कुछ क्या होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेप्शंस होते हैं। अगर आप लोग ऑप्शन एग्जाम में देखो कि हमें जिस कैंडिडेट का जेंडर पता है और लास्ट में अगर आ रहा है और आप उसे सीधे काट दो, तो कहीं ना कहीं चूक कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एक गलती हो सकती है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एफ हैश आर का मतलब ये होता कि एफ इज द हस्बैंड ऑफ आर, तो उस केस में आर ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाता। और अगर आप उसे बिना चेक करे एलिमिनेट कर देते और हो सकता था वही आंसर हो जाए, तो आप अपने मार्क्स खो देते। क्योंकि अगर मैं बोलता हूं एफ इज द हस्बैंड ऑफ आर, उस केस में आर ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाता है। मतलब ट्रिक है, लास्ट में अगर जिस जेंडर के बारे में बोला जा रहा है, जिस जेंडर के बारे में डेफिनेशन क्लियर है, अगर वो लास्ट में आता है तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन ये है जो आपके सामने लिखा है। हाँ, ये सिर्फ कपल्स के केस में ही होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर एक बंदा हस्बैंड है तो दूसरा बंदा मेल फीमेल हो जाता है, और अगर पहला बंदा वाइफ है तो दूसरा बंदा मेल हो जाता है। क्या क्लियर हुआ? एक्सेप्शन क्या है? एलिमिनेट तो करना है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर दिए हुए डायरेक्शन पर नजर डालनी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? एक बार बता दो मुझे सब लोग थम्स अप करके। ठीक है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2, अब आपने पहला और चौथा तो कर दिया एलिमिनेट, है ना, पहला और चौथा कर दिया आपने एलिमिनेट। अब बात करते हैं बी की। अब बी में तो ऑब्वियसली बात है, आपको क्या करना है, आर और एच का रिलेशन निकालना है। तो आर स्टार्टिंग में, एच लास्ट में। अब क्या करो, यहां पर देखो परसेंटेज का मतलब क्या है, डॉटर। आर इज द डॉटर ऑफ डी, मतलब -1, एक लेवल नीचे चला गया। एट द रेट का मतलब क्या है, हस्बैंड, मतलब सेम लेवल पर है। फिर डॉलर का मतलब क्या है, एफ मदर, मदर का मतलब क्या है, ऊपर जाएगा +1। अब इसको आप देखो तो नेट रिजल्ट कितना है इसमें, 0 है, 0 है इसमें नेट रिजल्ट। क्या नेट रिजल्ट 0 है इसका? तो ये आपका आंसर हो सकता है, ये आपका आंसर हो सकता है। सिमिलरली अगर आप ऑप्शन नंबर सी के पास जाओगे, आप अगर ऑप्शन नंबर सी के पास जाओगे तो देखो डॉलर का मतलब क्या है, मदर, मतलब +1। एट द रेट का मतलब क्या है, हस्बैंड, मतलब सेम लेवल। अगेन हैश, हैश का मतलब क्या है, फादर, मतलब +1। तो बेसिकली नेट रिजल्ट क्या हो गया, +2, बट ये तो हमें चाहिए ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। क्या समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए, सी और डी गलत कैसे हुआ? यस सर। लेकिन अभी भी आपका काम थोड़ा सा बाकी रह जाता है, क्योंकि आपके पास नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में है। अब नन ऑफ दीज ऑप्शन में है तो इसके लिए सिर्फ एक काम करना है कि 4 में से 3 एक्सप्रेशन को आप एलिमिनेट कर चुकी हो, जो बची हुआ एक एक्सप्रेशन है उसे फटाफट से ट्री स्ट्रक्चर से ड्रॉ करके चेक कर लो। बी आपको लग रहा है सही, फटाफट से देख लो। R% D का मतलब क्या है, आर इज द डॉटर ऑफ डी। डी एट द रेट एफ का मतलब क्या है, डी इज द हस्बैंड ऑफ एफ। और एफ डॉलर एच का मतलब क्या है, एफ इज द मदर ऑफ एच। तो ऑब्वियसली बात है आर इज द सिस्टर ऑफ एच, क्लियर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इस प्रोसेस की प्रैक्टिस करोगे तो जो एलिमिनेशन का पार्ट है वो फटाफट से 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा। अब यही एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जिससे आप इसको क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। अदरवाइज सारी एक्सप्रेशन सॉल्व करके बैठना मतलब फिर आप भीड़ में खो जाओगे, भीड़ का शिकार बन जाओगे। इसमें कैलकुलेशन क्या थी सत्यार, +1 -1 नहीं कर पाओगे?
हाँ, ये जो ऑप्शन बेटा हमने जो ट्री स्ट्रक्चर बना के चेक किया है रिया, इसका कारण सिर्फ ये है कि हमारे पास नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में है, इसलिए रिस्क लेने से अच्छा है कि 10 सेकंड और लगा लो। ठीक है, आता हूँ रितेश, आपकी बात पे आता हूँ अभी। ठीक है, चलो बोलो रितेश। रितेश बोलिए, क्या हुआ? बोलो भाई, गायब हो गए लग रहा है रितेश। चलो ठीक है, आगे चले। ओके ओके राधिका, आपको तरीका बता दिया ना, इसलिए आसान लगा। अगर एक्सप्रेशन सॉल्व करने बैठते तो बहुत ये हो जाता आपके लिए, सिरदर्दी हो जाती है। ठीक है, चलो चलो सॉल्व करो इसको, तो आप एक्सप्रेशन से सॉल्व कर सकते हो। रिया कंफ्यूजन तो होगा ना, फर्स्ट टाइम कोई चीज पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट टाइम पढ़ते समय आप लर्निंग प्रोसेस में हो, तो जब आप लर्निंग प्रोसेस में होते हो तो टाइम लगता है थोड़ा सा। आपको इसके लिए 45 सेकंड्स लगने चाहिए। सारे एक्सप्रेशन करते तो कम से कम 1.5 से 2 मिनट लगता, कम से कम 1.5 मिनट। बेटा ये पार्ट ना अगर मेंस में आता है ना, तो ये आपको पता है मेंस के बारे में कभी हम और डिस्कशन करेंगे। मेंस की कट ऑफ बहुत कम जाती है और उसका कारण ये होता है कि पेपर का लेवल बहुत हाई होता है। ठीक है, जितने भी मेंस के एग्जाम होते हैं जहाँ पे रीजनिंग आती है, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में बहुत डिफिकल्ट आता है पेपर, हार्ड लेवल का आता है। तो वहां पर आप ये सोचो कि कहाँ आप टाइम बचा के दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हो, तो यहाँ पर टाइम बचता है और कहीं टाइम नहीं बचता। ठीक है, चलो ठीक है, सब लोग कह रहे हैं ए डी चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन के रिलेशन में, तो फटाफट से एक्सप्रेशन चेक कर लेते हैं। एफ एट द रेट डी का मतलब क्या है? एफ इज द हस्बैंड ऑफ डी। डी परसेंट के का मतलब क्या है? डी इज द डॉटर ऑफ के। के हैश एच का मतलब क्या है? के इज द फादर ऑफ एच। ठीक है, देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच? तो एफ तो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ई कैसे होगा बेटा? ई तो तब होता रिया जब पूछा जाता हाउ इज एच रिलेटेड टू ई। डिफरेंस समझो दोनों स्टेटमेंट्स में। हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच तो पता है ना। अरे तो एच का जेंडर नहीं है तो आपसे एच से रिलेट करके थोड़ी ना पूछा रवनीत, आपसे पूछा गया है हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, तो एफ तो ब्रदर इन लॉ होगा ना, चाहे ये फीमेल हो चाहे ये मेल हो, एफ तो उसके लिए ब्रदर इन लॉ ही रहेगा ना। चाहे आप समझे नहीं समझे इसको रवनीत? क्लियर हुआ ये पॉइंट? ओके इंदु। उमंग समझ में आ रहा है? यस सर। सर एक क्वेश्चन था कि ये बैंकिंग के प्री में भी आती है या सिर्फ मेंस में ही आती है? सिर्फ मेंस में। ओके। आपका कोई मैसेज नहीं आया? आपका कोई, तो मैंने पूछा उमंग से, पूछो उमंग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है उमंग, एफ तो जीजाजी ही होंगे। अच्छा अच्छा, मतलब गलती है इसलिए आप छुप के बैठे हो उमंग। क्यों फीमेल होगा तो सिस्टर इन लॉ हुआ ना। अच्छा, मतलब एच अगर फीमेल हो जाएगा तो एफ उसके लिए सिस्टर इन लॉ हो जाएगा है? मतलब अगर आपकी कोई बड़ी बहन है, उनकी शादी हुई है, ठीक है, उनकी शादी हुई है और आपका एक और भाई है और एक आप हो, आप फीमेल हो, है ना। आपके जीजाजी आपके लिए जीजा, आपके भाई के लिए जीजाजी होंगे और आपके लिए क्या होंगे? भाभी होंगे। हाँ, ऐसे कह रहे हो हिमांशी? ठीक है। चलो कोई बात नहीं, रिश्तों को खराब मत करो, बिगाड़ो मत ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो। चलो ट्राई करो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट एच
एस द और एच इज द ब्रदर ऑफ एन। दो चीज क्लियर है, एच का जेंडर चाहिए मेल और एच और एन का जो लेवल है, लेवल गैप है वो 0 है। इसको चेक कर लो, बाकी एक बार इसको ट्री स्ट्रक्चर इसको एक बार चेक कर लो बी को, क्योंकि नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, नन ऑफ दीज दिया हुआ है, इसलिए एक बार चेक कर लो इसे, फटाफट से चेक करके देखो, वेरीफाई करके देखो बी सही है। n% f का मतलब क्या है, n इज द डॉटर ऑफ f, f एट द रेट d का मतलब क्या है, f इज द हस्बैंड ऑफ d, d डॉलर h का मतलब क्या है, d इज द मदर ऑफ h, h हैश r का मतलब, अब आपको h हैश r से मतलब नहीं, ओके, बट आपको चाहिए h हैश r का मतलब क्या है, h इज द फादर ऑफ r। अब ये डिफाइन कर रहा है कि h इज द हस्बैंड ऑफ, h इज द ब्रदर ऑफ n। क्लियर है सबको, इजी लग रहे हैं आप, इजी लग रहे हैं क्वेश्चन साहब? चल एक सेकंड, एक क्वेश्चन स्किप हो गया। चल क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ओके रिया, ओके सॉल्व करते हैं इसको, एक्सप्रेशन को। जी डॉलर एम का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब क्या है, ओके, then हाउ इज के रिलेटेड टू जी, तो के क्या हो जाएगा, डॉटर इन लॉ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ठीक है चलिए देखते हैं इसमें, ए एट द रेट बी का मतलब क्या है, बी इज द चाइल्ड ऑफ ए, बी स्टार डी का मतलब क्या है, बी इज द हस्बैंड ऑफ डी, फिर डी एंड जी का मतलब क्या है, जी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी एंड जी का मतलब क्या है, जी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी। ठीक है, जी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी। उसके बाद जी परसेंट डी का मतलब क्या है, जी इज द वाइफ ऑफ ई, इसका मतलब ई इनका सन होगा इन दोनों का। ठीक है, फिर ई डॉलर एफ का मतलब क्या है, ई डॉलर एफ का मतलब क्या है, ई इज एल्डर टू एफ, और एफ हैश डी का मतलब क्या है, एफ इज द सन ऑफ डी, तो इनका एक और बेटा है एफ। ठीक है, ये दोनों भाई भाई हो गए, और ई जो है एफ से एज में बड़ा है, बस इतनी सी बात है।
ओके, देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए? एफ क्या हो जाएगा? ग्रैंडसन हो जाएगा। क्लियर है सबको? यहाँ पर इतने सारे लोग इसका आंसर ई दे रहे हैं, चेल्सी, पुनीत, पूर्वी, हिमांशी, निवेदिता। क्यों दे रहे हो? अच्छा, ई का आपने उल्टा बोल दिया। ओके, देखो इसे, क्लियर है सबको? अच्छा, ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसको एक बार इसको भी सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई करो। ठीक है, एच स्टार एम का मतलब क्या है? एम सी ओ का मतलब क्या है? यहां पर एम इज अ पेरेंट ऑफ ओ। ओ डॉलर एन का मतलब क्या है? ओ इज एल्डर देन एन। एन हैश एम का मतलब क्या है? एन इज द सन ऑफ एम। ठीक है, ओके। इफ द एज ऑफ एन इज 20 years, ओके, एंड द एज ऑफ एच इज 40 years, देन व्हाट इज द प्रोबेबल एज ऑफ ओ? देखो, ओ जो है एन से बड़ा है, बट एस से छोटा होगा, ऑब्वियसली बात है, चाइल्ड है तो 20 से बड़ा, 40 से छोटा। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया सब लोगों को? सर बोलिए निमेश। उनके ये कैसे लोग एक एक डिनोट किया करके, कि वो मेल फीमेल है, मतलब ये तो यहाँ प्लस लिखा मेल, तो मेल किस में प्लस लिखा है? वो एन के पास में लिखा है ना आपने। यहाँ पर क्या लिखा है? एन हैश एम, एन इज द सन ऑफ एम, ऊपर लिखा नहीं यहाँ पे? सन वर्ड से सर थोड़ा मतलब सन वर्ड, डॉटर, अच्छा सन का मतलब क्या होता है भाई? बेटा बेटा नहीं सर, वो कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा बीच में। ठीक ठीक है, है। अनिमेश बोलो। सर मैं ये बोल रहा था कि इसको मैंने जो वो था ना हमारा जनरेशन गैप वाला, वैसे किया है अच्छा, कि +1 -1 करते गए हम। हम्म तो अगर सेम जनरेशन में आ रहे होंगे हम्म तो ये जो O ग्रेटर देन N है तो उनके बीच में लाई करेगा। हम्म मत और मतलब अलग अलग जनरेशन में होंगे तो उससे बड़ा ही होगा वो, हम्म तो वैसे करके आंसर इससे आएगा। देखो, तो इस ठीक वाले, है ये जो एल्डर वर्ड है ना, इससे ना हाँ। आप जनरेशन गैप नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। नहीं, उसमें मैंने या तो 0, +1 लिख लिया अच्छा, ठीक है। और फिर मतलब और M और O के बीच में रिलेशन निकाल लिया। तो अगर वो वहां से आ गया है लास्ट उससे कि वो मदर है, हम्म तो मदर है तो मतलब ये दोनों मतलब सेम जनरेशन में होंगे, तो सेम हम्म जनरेशन में तो उसकी जो एज है वो बीच में लाई करेगी। ठीक है। तो मतलब बस एक ही चीज बनाना पड़ी, बस मतलब पूरे इक्वेशन से पूरा फैमिली ट्री नहीं बनाना पड़ा। तो ठीक है ना तो ऐसा? फैमिली ट्री, हाँ, देखो, एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना मेरे हिसाब से, देखो ऐसा है रिवेश, हम कोई भी चीज, जैसे हमने कोडेड इनइक्वालिटी में बॉक्स मेथड पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको जनरेशन और जेंडर गैप बता रहा हूँ, ये क्यों करना पड़ता है हट के चीजों को, क्योंकि अगर नॉर्मली आते तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर आप एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे और उसी में अगर आप जेंडर गैप और जनरेशन गैप देखोगे तो टाइम दोनों में बराबर लगेगा। ठीक है, हम जो भी नई चीज सीखते हैं इन सब चीजों में, वो इसलिए सीखते हैं क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, आप देख रहे हो ऐसे कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वहां पर ऐसा था ही नहीं कुछ।
तो वहां पर चीजें सीखना इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर कम से कम अगर कहीं 2 मिनट लग रहा है तो एक चीज में 40 से 45 सेकंड लग रही है, लेकिन अगर दोनों चीजों में 45 सेकंड या 50 सेकंड है तो फिर आप एलिमिनेट कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि ऑब्वियस ही बात है, कोडेड इनइक्वालिटी की जब मैंने बात करी थी तो कोडेड इनइक्वालिटी में इतनी जल्दी कमांड नहीं बनी होगी जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी। ठीक है, तो क्या होता है जब नई चीज सीखते हो तो प्रैक्टिस मांगता है, समझ रहे हो? यस सर। चलो, नहीं मतलब वही कहने का मतलब था गलत ये नहीं हो कि आप, मैं वही कह रहा हूँ। जब जब क्वेश्चन मतलब ये देखा ना तो उसमें ईयर ही पूछा हमें, और हमें एक मतलब जैसे एक सेट दिया, मतलब एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट जैसा दिया है 20 और 40। तो अगर हम जनरेशन गैप से जाएं तो हमें बस यही तो पता लगाना है कि वो 40 जिसकी एज है उससे बड़ा है या फिर जिसकी 20 एज है उससे छोटा है। हाँ, अब मैंने देखा 20 से नीचे वाले 3 ऑप्शन आ रहे हैं, 15, 17 और 12। तो ये तो होने से रहा, तो छोटा तो होगा ही नहीं, या तो हाँ, बराबर हो मतलब सेम जनरेशन में होंगे या ऊपर होगा। हाँ, ठीक है। दोनों के एक एक ऑप्शन है। तो बस मुझे एक वही रिलेशन निकालना था कि या ओ और उसमें क्या वो है नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे। कोई दिक्कत नहीं। चल, सर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है क्या, जैसे कि 23 आंसर था तो 4 भी ऑप्शन दे दे, 25 भी वो ऑप्शन दे दे, आपसे तो ऐसा देगा ही भी? नहीं ना ऐसे ऑप्शन, उसे पता है कि डेफिनेटली निकाल सकते हैं आंसर, तो वो ऑप्शन देगा ही नहीं ऐसे। वो क्वेश्चन जैसा पुट करेगा उसके हिसाब से तो ऑप्शन देगा। अगर यहाँ पे 23 दे दे, 24 दे, 25 दे दे, तो फिर नीचे एक ऑप्शन और दे देगा CND, तब कन्नड़ डिटरमाइन हो जाएगा इस केस में, समझ रहे हो? मतलब सर 23 और 25 के बीच में अगर देता है तो CND ऑप्शन आएगा क्या? देगा साथ में। अरे वो ऐसी चीज पूछ ही नहीं सकता जो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों पूछेगा? समझ रहे हो? नहीं सर, मतलब हम यूज करने के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ सके तो। नहीं है, अगर कंफ्यूज करेगा तो CND देगा अपने आप, टेंशन मत लो। फिर आपको समझना होगा कि CND ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब CND सही आंसर, क्योंकि दो दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। 23 और 25 ऑप्शन में दे देगा तो वो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस केस में CND आंसर हो जाएगा। ठीक है ठीक है अनिमेश, रितेश, सॉरी। चल, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 8 देखो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स F इज द ग्रैंडफादर ऑफ L? F इज द ग्रैंडफादर ऑफ L का मतलब क्या हुआ? एक तो यहाँ पर +2 लेवल है और F का जेंडर क्लियर है। तो बेटा देखो ना, T इक्वल टू F का मतलब क्या है? T इज द फादर ऑफ F, मतलब यहाँ से F का जेंडर क्लियर नहीं, यहाँ से F का जेंडर क्लियर नहीं, यहाँ से F का जेंडर क्लियर नहीं। जल्दबाजी में आओगे इसको लगा दोगे, लेकिन एक बार चेक कर लेना कि इस एक्सप्रेशन ये सही है या नहीं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको F और L के बीच में देखना है और जनरेशन गैप आना चाहिए +2 का। तो F इंटू M जाओगे तो इंटू का मतलब क्या है? ब्रदर, मतलब 0। प्लस का मतलब क्या है? सिस्टर, मतलब 0। डिवाइड का मतलब क्या है? सन। N इज द सन ऑफ P, मतलब क्या हो गया? आप -1 में चले गए। एट द रेट का मतलब क्या है? हस्बैंड, मतलब माइनस, वो आपका 0 रहा। माइनस का मतलब क्या है? मदर, मतलब -1 और +1 वापस 0 हो गया। इंटू का मतलब क्या है? ब्रदर, मतलब सेम लेवल। इक्वल का मतलब क्या है? फादर, मतलब सिर्फ +1 लेवल तक ही जा पाए F और L के बीच में। तो ये एक्सप्रेशन भी नहीं सही होगा, आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, आप चाहो तो ऑप्शन जो आपका C एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करके देख लो। आप अगर वेरीफाई करना चाहो बेटा तो एक बार C एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देख लो। सर बोलिए। T इज इक्वल टू L, मतलब T इज द फादर ऑफ L और F इज द फादर ऑफ T हुआ ना, तो मतलब F का तो F L का ग्रैंडफादर ही नहीं हुआ। F इज द ग्रैंडफादर ऑफ L। हाँ, तो F इज द ग्रैंडफादर ऑफ L का मतलब क्या है? +2 जनरेशन में, मतलब फादर के फादर हुए ना F L के लिए। हाँ, तो L के फादर T के फादर F नहीं। क्या मतलब, आप क्या चाह रहे हो? क्या समझ में नहीं आया क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हो? नहीं, मैं एक बार करके देखती हूँ सर। ऑप्शन नंबर C को सॉल्व करके देखो। ठीक है, F इंटू M का मतलब क्या है? F इज द ब्रदर ऑफ M। M प्लस N का मतलब क्या है? M इज द सिस्टर ऑफ N। N डिवाइड बाई P का मतलब क्या है? N इज द सन ऑफ P। P एट द रेट Q का मतलब क्या है? P इज द हस्बैंड ऑफ
क्यू। फिर क्यू जे का मतलब क्या है, क्यू माइनस जे का मतलब क्यू इज द मदर ऑफ जे। ठीक है, ये सारे लोग एक ही जनरेशन के। उसके बाद जे इंटू टी का मतलब क्या है, जे इज द ब्रदर ऑफ टी, सारे लोग एक ही जगह आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद टी इक्वल टू एल का मतलब क्या है, टी इज द फादर ऑफ एल। ठीक है, तो अब यहां से देखो एफ और एल का रिलेशन सही है जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, बताओ क्या एफ इज द ग्रैंडफादर ऑफ एल हो पा रहा बेटा? अच्छा नहीं सर, नहीं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक्सप्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इस क्वेश्चन को तो 15 सेकंड लगने चाहिए, क्योंकि ए बी डी को आप एलिमिनेट कर दोगे, सी को फिर आप सी को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे पहले मेथड से जेंडर की वजह से, तो जेंडर गैप की वजह से सी को भी एलिमिनेट कर दोगे, तो ये तो 15 सेकंड का क्वेश्चन था, 15 सेकंड में सॉल्व हो जाता। हो जाएगा ना रितेश? हाँ सर। सर एक्चुअली ये सिम्टम्स इतने सिंबल्स इतने हैं ना, तो कंफ्यूज के वजह से मैंने बोला। एक बात बताओ, मेंस का क्वेश्चन है, ऐसा हलवा नहीं देगा कि आप बस खा लो उसे जाकर। ठीक है, नहीं सर, मेंस प्रैक्टिस का नहीं किया था। पेपर आज तक का इतिहास है, कभी मॉडरेट कभी इजी तो आया नहीं है, हमेशा मॉडरेट टू हार्ड ही आता है। ठीक है, तो उसके लिए प्रिपरेशन तो सर। ऑब्वियस सी बात है आपको अच्छे लेवल पे करनी पड़ेगी। अभी ये ट्रिक्स नहीं होती ना तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक्स बनाई जाती है जिससे कि कहीं ना कहीं तो हम अच्छे से जल्दी मार्क्स लाकर इसी टाइम पीरियड को हम अपने सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में लगा पाए। ठीक है, चल ये आप कर लोगे, ये क्वेश्चन तो कर लोगे, होमवर्क दे दूं आपको ये? वो एलिमिनेट करना एक बार बता दो सर। निवेदिता अभी आप लेट आए हो क्लास में? पीपीटी शेयर हो जाएगा, वर्कशीट भी शेयर हो जाएगी एनिमेशन। कहां पर दिक्कत आ रही है निवेदिता बताओ? बताओ निवेदिता कहां पर दिक्कत आ रही है? बेटा फर्स्ट ऑप्शन का देखो ना, t इक्वल्स टू एफ लिखा है, t इक्वल्स टू एफ का मतलब क्या है निवेदिता? t इज द फादर ऑफ f। हमसे पूछा क्या जा रहा है, f इज ग्रैंडफादर ऑफ l। अब यहां पर तो आपको f का जेंडर पता चल रहा है, क्या इस वाले ऑप्शन में क्या आपको f का जेंडर क्लियर है? पहले एक्सप्रेशन में निवेदिता जब आपको क्वेश्चन ही दे रहा है कि f इज द ग्रैंडफादर ऑफ l, इसका मतलब क्या है कि f हैज टू बी मेल, बट ये एक्सप्रेशन से क्या f का जेंडर क्लियर होगा निवेदिता? निवेदिता पहले ऑप्शन से बेटा जेंडर क्लियर होगा f का? हाँ, तो इसलिए इसको एलिमिनेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। समझ आया? ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 to 11 आपको मैं कराता हूं, इसको देखो एक बार। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कैसा है, ये क्वेश्चन आपका ऐसा है जैसे कि आपका पजल थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट प्लस ब्लड रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसको मैं आपको कराता हूं। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन बेसिकली मैं सोच रहा था इसको आपको कराता सिटिंग अरेंजमेंट कराने के बाद, बट ठीक है इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो वो तो टॉपिक आपका अलग से होगा। 5 फैमिली मेंबर्स आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, 5 लोग बैठे हुए नॉर्थ में फेस करते हुए। नॉर्थ में फेस करने का मतलब क्या हो गया, ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं। ओके, ईच ऑफ देम समहाउ हैज अ रिलेशन विद बी। इसमें जो 5 लोग बैठे हैं उनका किसी ना किसी तरीके से बी के साथ कुछ ना कुछ रिश्ता है। V who sits third to the right of his daughter। ठीक है, V के संग रिलेशनशिप है, क्या बोला जा रहा है, V who sits third to the right of his daughter। तो V कहां बैठा है, थर्ड टू द राइट ऑफ हिज डॉटर। V इज डॉटर, अपनी डॉटर के थर्ड राइट में बैठा हुआ है। ठीक है, ये डॉटर मतलब ये फीमेल होगी। ठीक है, देयर आर ओनली 2 फीमेल्स इन द फैमिली। फैमिली के अंदर सिर्फ 2 ही फीमेल है, और मतलब इसका क्या हुआ, 3 मेल है।
ठीक है। एक्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ हिज मदर, एक्स जो है अपनी मदर का इमीडिएट नेबर है। ठीक है, मतलब ये भी फीमेल हो जाएंगी। क्लियर हुआ? एक्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ हिज मदर। Y sits third to the right of Z, who sits at one of the end of the line। देखो Y कहां बैठा है? Z के थर्ड राइट में, जो कि किसी भी एक एंड में बैठा है। तो अगर आप Z को यहां पे बैठाओगे बेटा, तो Y क्या थर्ड पोजीशन पर जा पाएगा? क्या Y थर्ड पोजीशन पर जा पाएगा? बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या ये क्वेश्चन? नहीं जा पाएगा ना, वहां तो V है ना ऑलरेडी। तो इसलिए Z आएगा आपका इस पोजीशन पर। ठीक है, एंड Y सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Z, तो Y आ जाएगा यहां पे। Who sits at one of the ends? V sits with his wife, V sits with his wife, इसका मतलब V और V की वाइफ साथ में बैठे हैं। ठीक है, X is brother of W। ठीक है, इसको यहां पर लिख लेते हैं, X is brother of W। ठीक है, who is niece of Z। चलो इसको इधर बना लेते हैं दूसरी जगह पर, X is brother of W, और यहां पर क्या दिया हुआ है? W, X is brother of W who is niece of Z। तो Z का यहां पर जेंडर क्या हो जाएगा? W who is niece of Z, इसका मतलब W फीमेल हो जाएगा आपका। हाँ या ना? क्या ये चीज क्लियर है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहां पे लिखा है? देखते हैं एक बार निवेदिता, कहां पे लिखा है ये स्टेटमेंट? Y sits third to the right of Z, who sits at one of the end of the line, V sits with his wife। हाँ, in case of sits third to his daughter। देखो सही है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? V sits with his wife। अरे ऑब्वियस ही बात है, जब V है तो ये तो मेल हो जाएगा ना। ठीक है, फिर आप क्या कह रहे हो कहां पर? हाँ, V who sits third to the right of his daughter, इसका मतलब क्या है? V यहां पर मेल पर्सन है। ठीक है, हिज होगा अगर, हिज होगा अगर तो वो मेल होगा, हर होगा तो फीमेल होगा। ठीक है, ठीक है निवेदिता, क्लियर? चलो आगे क्या है यहाँ पर? X is the brother of W who is niece of Z, Y does not have any siblings। ठीक है, Y का कोई भी भाई नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, एक V की डॉटर है और X और X की मदर साथ में बैठे हैं। देखो तो V और V की वाइफ साथ बैठे हैं, तो कहां पर बैठेंगे? V और V की वाइफ। तो सबसे पहले तो आपको पुट करना पड़ेगा कि V आप यहां पे पुट कर सकते हो, या तो क्योंकि V को अगर आप यहां पुट करोगे तो V की डॉटर यहां, देखो V की डॉटर के थर्ड में है, तो देखो अगर V की डॉटर यहां बैठी हुई है, मतलब Z अगर V की डॉटर मानते हैं फॉर एग्जांपल, तो अभी यहां पर V नहीं आ पाएगा, तो V की पोजीशन यही बचेगी बेटा। ठीक है, इसका मतलब V की जो डॉटर है वो यहां पे आएगी। जो V की डॉटर है, यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, डॉटर है वो यहां पे आएगी। तो एक ये फीमेल हो गई और एक ये तो आपका मेल है। ठीक, उसके बाद X और X की मदर क्या है? साथ में बैठे हुए। X और X की मदर साथ में बैठे हुए। तो देखो V और V की वाइफ भी साथ में बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है जो Y है वो कौन है? V की वाइफ है। जो Y है, जो Y है आपका, ये कौन है? यहां पर क्या लिखा हुआ है? V और V की वाइफ साथ में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो V ऑलरेडी यहां प्लेयर है, इसका मतलब Y कौन हो गया? Y उसकी वाइफ हो गई। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे? अब देखो ये क्लियर हो गया, मतलब आपके पास एक तो ये फीमेल हो गया, एक ये फीमेल हो गया, ये मेल होगा और ये भी मेल होगा। ठीक है, और X अपनी मदर के संग बैठा, इसका मतलब क्या होगा? X यहीं पर आएगा, X तो मेल होना पड़ेगा। अब यहाँ पर X की मदर कौन है? या तो ये या तो ये, तो आपने ये पुट कर दिया, आपने ये पुट कर दिया। ठीक है, और आपको अब ये पुट कर दिया, और आपका बचा कौन सा वेरिएबल है? W यहाँ जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो Y है उसकी डॉटर कौन हो जाएगी? W हो जाएगी। Y की डॉटर कौन हो जाएगी? W, और X कौन हो गया उसका? भाई। Y आपका फीमेल होगा। एक सेकंड, सॉरी W आपका फीमेल होगा। ठीक है,
और ये कौन हो जाएगा, x उसका भाई। ठीक है, अब x w कौन था, w z का, w क्या था, z के लिए नीस था, और यहां पर क्या दिया हुआ था कि y डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, तो y का कोई सिबलिंग नहीं है, इसका मतलब v, एक सेकंड ये प्लस होगा, y का कोई सिबलिंग नहीं है, इसका मतलब v का जो भी है z हो जाएगा भाई। तो ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा, ये ट्री स्ट्रक्चर बना और ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट बना। देखो इसे समझ में आया क्या, कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं आया? हाँ, पैटर्नल अंकल, ठीक है। हाँ, तो ये ना बेसिकली एक सिंपल सा एग्जांपल था। ये बेसिकली मैं बोलूंगा ये थोड़ा सा पजल टाइप क्वेश्चन था, जहां पे सिटिंग अरेंजमेंट भी था आपका और जहां पे ब्लड रिलेशनशिप भी था, लेकिन ये छोटा सा क्वेश्चन था तो इसलिए इतनी दिक्कत नहीं हुई, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज वाई रिलेटेड टू डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू से कैसे रिलेटेड है, वाई डब्ल्यू से कैसे रिलेटेड है, मदर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सर मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, बताइए राधिका अब क्या करूं मैं, अगर आपके एंड से डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या फिर बताऊं, बताओ। आपको अब क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के लिए रिकॉर्डेड सेशन देखना पड़ेगा। ठीक है राधिका, और अगर उसके बाद कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलो क्लियर हुआ सब लोगों को, उमंग, स्वाति, सोनाली, शांभवी, रितेश, रिया, ऋषभ, रवनीत, पूर्वी, पुनीत, निवेदिता, कनिका, इंदु, हिमांशी, दीपक, छैलसी, बंसल, अनिमेश, ठीक ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज z रिलेटेड टू v, z कैसे रिलेटेड है बेटा v से, z कौन है, ब्रदर, ब्रो, यस रिया ब्रो है वो। ठीक है, तो मुझे बताओ एक चीज, ब्लड रिलेशनशिप समझ में आया अच्छे से टॉपिक, ठीक है। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ी देर में पॉइंटिंग वाले कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, हाँ अनिमेश उसकी प्रैक्टिस की आपको जरूरत है, वो चीज मुझे पता है। जस्ट अभी आपको 15 मिनट के अंदर इसकी इसकी आपको क्लास पीपीटी और इसकी वर्कशीट अभी आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, समझ में आ जाएगा टॉपिक अच्छे से। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ओके बच्चों, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करो, पढ़ते रहो। You are now muted. Thank you, sir.